मेहरारू चाहे मिल्की वाइट, ए राजा लाइन पर आजा, रिक्शा वाला आई लव यू। गेस करो कि ये तीन चीजें क्या थी? भोजपुरी फिल्म्स। जैसे ही अगर आप भोजपुरी फिल्म्स के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में ऐसी फिल्म्स आएंगी जिनकी शायद प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत कम है और जिनकी फिल्म्स में बहुत भद्दे गाने हैं। और ये पूरी तरह से गलत नहीं है। पिछले 15 सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री ने ऐसी फिल्म्स बनाई हैं, पर इन फिल्म्स की वजह से एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इन फिल्म्स ने बिहारियों की छवि पूरे देश में बिगाड़ दी। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। मुंबई और लुधियाना जैसी जगहों में इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कई लोगों ने तो उन मूवी थिएटर्स को ही तोड़ दिया जहां भोजपुरी फिल्म दिखाई जाती हैं। पर भोजपुरी फिल्म्स की इमेज ऐसी नहीं थी। एक टाइम पर कई हिंदी फिल्म के बड़े एक्टर्स और टेक्नीशियंस भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते थे। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे पॉपुलर सिंगर्स ने भोजपुरी मूवीज में गाना गाया। किने किने जाई केकरा से जा सुनाई। जबकि कुमकुम और हेलन जैसी फेमस हीरोइंस ने इन मूवीज में काम भी किया। तो फिर भोजपुरी फिल्म्स इधर से इधर कैसे पहुंची और उनका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ा बिहारियों की इमेज पे? इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अभिजीत घोष की किताब पढ़ी और कई रिसर्च पेपर्स भी। तो जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की कहानी। एक चीज जो आपको समझनी होगी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, वो है कि ये इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज नहीं रही है। मराठी और मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री ने कंसिस्टेंटली कभी फिल्म्स प्रोड्यूस नहीं करी है। अगर हम भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो उसको हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 1960s का, दूसरा है 1970s और 80s का, और तीसरा है 21वीं सदी का। पर ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी बस एक फिल्म से जिसकी बहुत दिलचस्प कहानी है। देश के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हिंदी फिल्म के मशहूर एक्टर नजीर हुसैन से एक अवार्ड फंक्शन में मिले। क्योंकि वो दोनों भोजपुरी इलाके से आते थे, इसलिए प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने उनसे पूछा कि तुम कोई भोजपुरी मूवी क्यों नहीं बनाते। जिसके बाद नजीर हुसैन ने 1962 में पहली भोजपुरी फिल्म बनाई, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो। फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद नजीर हुसैन और बिजनेसमैन बिश्वंत प्रसाद शाहबादी ने इस फिल्म को एक रियलिटी बनाया। ये फिल्म शूट हुई थी बिहार और उत्तर प्रदेश में और एक बहुत बड़ी हिट बनी, यहाँ तक कि उसको सिल्वर जुबली का खिताब भी मिला। सिल्वर जुबली का खिताब उन फिल्म्स को दिया जाता है जो 25 हफ्ते लगातार स्क्रीन करी जाती है एक शहर के थिएटर्स में। मैच्योर थीम्स और भोजपुरी प्राइड की वजह से नजीर हुसैन की इस मूवी ने मानो भोजपुरी सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। इस फिल्म की सक्सेस की वजह से 1962 और 1966 के बीच 19 और भोजपुरी फिल्म्स रिलीज हुई और इनमें से कम 4 फिल्म्स जैसे विदेशिया, लागी नहीं छूटे राम और हमार संसार बड़ी हिट्स बनी। ये सारी फिल्म्स एक रूरल सेटिंग में बेस्ड थी और कई गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करती थी, जैसे इक्वालिटी। जैसे विदेशिया फिल्म स्टार्ट होती है गाने से, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं कोई नीचा। जबकि लागी नहीं छूटे राम एक लव स्टोरी दिखाती है एक नौटंकी बाई यानी कि एक डांसिंग गर्ल और एक अमीर पंडित के बेटे के बीच। अब आप में से कई लोगों को ये थीम ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं लगेंगे, पर 60 साल पहले ऐसी इक्वालिटी की बात करना बहुत बड़ी बात थी। पर ये फिल्म ज्यादा रैडिकल भी नहीं हो सकती थी क्योंकि इन फिल्म्स की जो ऑडियंस थी वो तो कंजर्वेटिव ही थी। जैसे विदेशिया में स्टोरी तो प्रोग्रेसिव दिखाई गई है क्योंकि वो एक लव स्टोरी एक लोअर कास्ट लड़के और एक अपर कास्ट आदमी के बीच, पर ये लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होती क्योंकि लास्ट फिल्म में उस लड़की को मार दिया जाता है। इन फिल्म्स की कमर्शियल सक्सेस को देखते हुए मानो एक भगदड़ मच गई। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स अब भोजपुरी फिल्म्स बनाना चाहते थे क्योंकि इन फिल्म्स को बनाने का बजट कम था और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी वो मानो 3 से 4 गुना थी कॉस्ट की। जैसे कई मशहूर हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स जैसे शक्ति समंत, जिन्होंने हावड़ा ब्रिज और चाइना टाउन जैसी हिंदी फिल्म थ्रिलर्स बनाई थी, उन्होंने बाद में प्रोड्यूस करी भोजपुरी फिल्म अय्यल बसंत बहार। इसी तरह राजकुमार संतोषी के पिताजी पीएल संतोषी ने डायरेक्ट करी एक भोजपुरी फिल्म सैया से भइले मिलनवा। पर इनमें से किसी भी फिल्म को इतनी कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली जो नजीर हुसैन की दूसरी फिल्म को मिली, 1965 की हमार संसार। इस मूवी को एडवर्टाइज किया गया इन शब्दों के साथ, भोजपुरी भाषा की युगांतरी तस्वीर, इसमें आपको भारत की आत्मा
गांव का खेत खलिहान और किसान के जीवन की सच्ची झलक देखने को मिलेगी। एक तरीके से इस फिल्म ने अपनी ऑडियंस को वही दिखाया जो वो देखना चाहते थे, भोजपुरी फैमिली ड्रामा, वो भी एक सोशल थीम के साथ। इसी वजह से इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। जैसे न्यूज़पेपर में एक रिव्यू लिखा गया कि ये मानो पहली भोजपुरी फिल्म है जो किसी भी भाषा की रियलिस्ट फिल्म्स को टक्कर दे सकती है। अब ऐसी कमर्शियल सक्सेस को देख के कई भोजपुरी फिल्म्स रिलीज तो हुई पर सब सक्सेसफुल नहीं हुई। भोजपुरी इंडस्ट्री ने कहा कि ये फिल्म्स फेल हो रही हैं क्योंकि कई बाहर के लोग हमारी सक्सेस को देख के भोजपुरी फिल्म बनाना तो चाहते हैं पर वो हमारे कल्चर को समझते ही नहीं है। जैसे शील कुमार जो भोजपुरी फिल्म नाग पंचमी के हीरो थे, उन्होंने कहा कि कई लोग भोजपुरी फिल्म्स को एक सुनहरी चिड़िया की तरह मानते हैं। प्रोड्यूसर्स हमारे इलाके के कल्चर, लाइफस्टाइल और म्यूजिक को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, इसी वजह से उनकी फिल्म्स फ्लॉप होती रहती हैं। 1966 तक तो कई प्रोड्यूसर्स के बीच डर इतना बढ़ गया था कि जिन मूवीज की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी उनको भी उन्होंने बंद करवा दिया। तो जितनी ही तेजी से कई हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर्स भोजपुरी इंडस्ट्री में उतरे थे, उतनी ही जल्दी उधर से भाग भी गए। इसी वजह से 1967 और 1976 के बीच बस 2 भोजपुरी फिल्म्स रिलीज हुई जिनको कोई शायद जानता भी ना हो। 1977 के बाद ही मानो भोजपुरी सिनेमा को एक दूसरी जिंदगी मिली। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की दूसरी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज के मुकाबले इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि वो कभी अपने आप को ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए होता है जहाँ रिसोर्सेज और टाइम की अच्छी मैनेजमेंट हो सके। ये चीज़ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए भी सच है। आजकल हमारे पास टाइम नहीं है पर एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको अपना टाइम ढंग से मैनेज करना जरूरी है। इधर आपकी मदद कर सकता है ओडू। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी एप्स हैं जो आपके बिजनेस के डे टू डे मैनेजमेंट करने में आपकी मदद करता है। ओडू में 70 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस के लिए ओडू को एक वर्सेटाइल टूल बॉक्स कंसिडर कर सकते हो। जैसे ओडू के साथ आप CRM, सेल्स, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेबसाइट क्रिएशन, ह्यूमन रिसोर्सेज और ऐसी कई चीजें आप ओडू के साथ स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। और वर्क फ्लो भी ओडू का बहुत सिंपल है। जैसे वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। ओडू छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा उसी हिसाब से आप एप्स ऐड ऑन कर सकते हो। पहली ओडू की ऐप आपके लिए जिंदगी भर फ्री है और आपको अनलिमिटेड होस्टिंग और सपोर्ट भी मिलेगा। ओडू से आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को सेंट्रलाइज कर सकते हो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो ओडू को चेकआउट करो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। पहली भोजपुरी कलर मूवी दंगल के रिलीज होने के बाद भोजपुरी सिनेमा का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ। बच्चू भाई शाह जो एक हिट भोजपुरी फिल्म विदेशिया के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया था दंगल पर और ये गैम्बल सक्सेसफुल रहा क्योंकि जो सारी पुरानी भोजपुरी हिट फिल्म थी वो फैमिली ड्रामा थी, पर दंगल एक एक्शन फिल्म थी देसी स्टाइल फाइटिंग के साथ। दंगल का इंस्पिरेशन एक्चुअली हिंदी फिल्म से आया जहां एक नया तरीके का हीरो आ रहा था, एक एंग्री यंग मैन जिसको बखूबी दिखाया अमिताभ बच्चन ने जंजीर और दीवार में। हरामजादे, ताला मैं खोलूंगा, चाबी जेब में रख। इसलिए कई भोजपुरी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि वो ऐसा ही एक्शन भोजपुरी इंडस्ट्री में भी देखना चाहते हैं, पर एक आदमी था जिसने अपनी आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं छोड़ी, नजीर हुसैन, जिन्होंने 1979 में रिलीज करी बलम परदेसिया, एक नौजवान आदमी की कहानी जो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। इन दोनों फिल्म्स की सक्सेस के बाद वापस कई प्रोड्यूसर्स भोजपुरी इंडस्ट्री पे टूट पड़े। 1977 और 2002 के बीच 150 भोजपुरी फिल्म्स रिलीज हुई। 1986 में ही 19 फिल्म्स को सेंसर से सर्टिफिकेट मिला। भोजपुरी सिनेमा में इतनी सारी फिल्म्स कभी देखी नहीं थी लोगों ने और इसकी ग्रोथ हमें क्वांटिटी में ही नहीं बल्कि क्वालिटी में भी देखने को मिली। जैसे 1980s की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी गंगा किनारे मोरा गांव, जो एक गरीब लड़के की कहानी दिखाती है जो अपने निर्दयी आंटी और अंकल से भागकर एक आश्रम में रहता है और फाइनली अपने परिवार से मिल पाता है। अब दूसरी सक्सेसफुल भोजपुरी फिल्म्स की तरह ये मूवी भी एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी, पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने इस फिल्म में कई रिस्क लिए थे। जैसे मूवी का हीरो कुणाल सिंह फिल्म की स्टार्टिंग के 60 मिनट बाद स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है आज की हिंदी फिल्म्स के लिए। भोजपुरी सिनेमा की बात छोड़ो, फिर इस फिल्म के म्यूजिक में भी वो भोजपुरी फोक म्यूजिक नहीं था जो सारी भोजपुरी फिल्म्स में देखा जाता, बल्कि एक गाना भी था
जहाँ डिस्को बीट्स मिक्स करी गई थी बंगाली फोक और पंजाबी भांगड़ा म्यूजिक के साथ। इस दौर के दौरान भोजपुरी फिल्म्स की सक्सेस की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा और किशोर कुमार जैसे दिग्गज लोग इस इंडस्ट्री में काम करने लग गए। मिड 1980s तक तो सभी लोग भोजपुरी फिल्म्स में काम करना चाहते थे। रिपोर्ट्स आई थी कि बनारस में कई फेक प्रोड्यूसर्स थे जो नए नवेले एक्टर्स से पैसा लेकर उनको बेवकूफ बनाते थे कि उनको भोजपुरी फिल्म्स में एक्ट करने का मौका मिलेगा। पर जिसकी वजह से भोजपुरी फिल्म सक्सेसफुल हुई, उसकी वजह से वो डूबने भी लग गई। सारे डायरेक्टर्स एक जैसी मूवीज बनाने लग गए, फैमिली ड्रामास। 1995 तक तो ऑडियंस का इंटरेस्ट कम होने लगा भोजपुरी फिल्म्स में। हिंदी फिल्म्स के साथ भोजपुरी फिल्म्स कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि फैमिली ड्रामास के बजाय हमें सेक्स फिल्म्स बनानी चाहिए। कुणाल सिंह, जो गंगा किनारे मोरा गांव में लीड एक्टर थे, उन्होंने कहा कि ऐसी चीप सेक्स फिल्म्स की वजह से फैमिली सिनेमा हॉल से दूर ही जाने लगी। अब छोटे शहर में जहाँ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे, उधर भोजपुरी फिल्म्स की फैमिली ही मेन ऑडियंस थी। तो जब मेन ऑडियंस ही मूवी देखने नहीं आ रही, इसकी वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान ही हुआ। एक और चीज थी जिसने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह डुबाई दिया। बिहार की आरजेडी सरकार ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए सिनेमा हॉल्स पर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से भोजपुरी फिल्म्स की एक बड़ी मार्केट में प्रोड्यूसर्स के लिए पैसा कमाना और मुश्किल हो गया। इसी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री डूबती ही रही 2004 तक, जब ये सिलसिला खत्म हुआ। किसकी वजह से? रिंकिया के पापा की वजह से। रिंकिया के पापा ही हंस दिल, रिंकिया के पापा। 2004 में मनोज तिवारी की ससुरा बड़ा पैसा वाला रिलीज हुई, बस 30 लाख की कॉस्ट से। किसी की भी इस फिल्म से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मनोज तिवारी जो एक्टर थे इस फिल्म में, वो भी एक समय में इंटरेस्टेड नहीं थे इस फिल्म में। पर ये फिल्म बनारस में 50 हफ्ता लगातार स्क्रीन हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में 25 हफ्ते लगातार, जिसकी वजह से इसको सिल्वर जुबली का खिताब दिया गया। ये फिल्म राजा के बारे में थी, एक ऐसा लड़का जो शहर से अपने गाँव आता है, जहाँ वो प्यार में पड़ जाता है रानी के, एक शहर की लड़की। अब ये जो स्टोरी है ये बहुत यूनिक नहीं है, पर जो सेटिंग थी इस फिल्म की वो अपनी ऑडियंस के लिए बिल्कुल रेलेवेंट थी। इस मूवी में हीरो एक टिपिकल गांव का आदमी नहीं था जो बस धोती कुर्ता पहनता है जैसे पुरानी भोजपुरी फिल्म्स में सिखाया गया था, बल्कि वो शर्ट, पैंट और सनग्लासेस पहनता है जैसे एक शहर का लड़का। ये फिल्म चली क्योंकि ये अपनी ऑडियंस को ढंग से समझती थी। इसी समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्म्स पॉपुलर हो रही थी जो NRIs के बारे में बात कर रही थी। पर इन NRI फिल्म से जो रूरल ऑडियंस थी वो रिलेट नहीं कर पा रही थी। अभिजीत घोष अपनी किताब में लिखते हैं कि इन अपर क्लास फिल्म्स की वजह से जो गांव के लोग थे वो तो मानो फिल्म्स में दिखाए नहीं जा रहे थे, और जब ऐसे लोगों की कहानी दिखाई भी जाती थी तो वो एक नेगेटिव तरीके से दिखाई जाती थी, जैसे प्रकाश झा की गंगा जल हो या फिर अपहरण, जहाँ फोकस होता था कि बिहार में कितना क्राइम है। पर लोग फिल्म्स को देखने इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि वो अपनी रियलिटी देखना चाहते हैं क्राइम की, बल्कि वो एक फील गुड फैक्टर चाहते थे। यही फैक्टर ससुरा बड़ा पैसा वाला ने दिया, जिसने छोटे शहर के लोगों की लव स्टोरी दिखाई। उल्टा इस फिल्म ने कई शहरी इंडियंस का मजाक भी बनाया कि वो गांव देहात को समझते नहीं है। जैसे जब रानी राजा के दोस्त को इंग्लिश में झाड़ती है तो राजा ये कहता है, Who are you, rascal? Hey, you shut up. On getting a little education, do you think that other people are just insect? In your opinion, ma'am, education enhances the power of civilization. But you people have degraded the culture of our society. Excuse me. उठो विमल। फिर हिंदी फिल्म अपनी अर्बन ऑडियंस के लिए कम गाने डालती अपनी फिल्म्स में, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री ऑपोजिट चीज करने की कोशिश कर रही थी। भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी फिल्म्स में 8 से 12 गाने डालती, क्योंकि भोजपुरी फिल्म्स की ऑडियंस वो लोग थे जो नॉर्थ इंडिया में कई राज्यों में बसे हुए थे। उन लोगों की आइडेंटिटी फिल्म के गाने में बंधी हुई थी। इसीलिए ससुरा बड़ा पैसा वाला, जिसका बजट था 30 लाख रुपए का, उसने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए कमाए, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 30 गुना। और जो हमने पहली 2 फेजेस में देखा था कि जब एक फिल्म हिट हुई तो पूरी भीड़ जमा हो गई, ऐसा ही हुआ इस फिल्म के हिट होने के बाद। अगले ही साल आई रवि किशन की पंडित जी बताई ना बिया कब हुई। इस फिल्म को बनाया गया था 60 लाख के बजट से और कमाए उसने करीब 6 करोड़।
मानो भोजपुरी सिनेमा का एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया था। 2004 में जहां 21 भोजपुरी फिल्म्स को सेंसर्स ने अप्रूवल दिया, 2005 में ये नंबर 45 हो गया और 2006 में 76। और वापस से कई बॉलीवुड के सितारे अब भोजपुरी फिल्म्स में काम करना चाहते थे। ऐसे बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने कई फिल्म्स प्रोड्यूस करी। बालाजी टेलीफिल्म जैसी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस ने हम बाल ब्रह्मचारी तो कन्याकुमारी जैसी फिल्म्स को को प्रोड्यूस किया। और अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अजय देवगन और जितेंद्र जैसे फेमस एक्टर्स ने भोजपुरी फिल्म्स में काम भी किया इस फेज के दौरान। जोगेंद्र महाजन, जो भोजपुरी फिल्म्स को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने इस फेज के बारे में कहा कि मानो ये एक हिट नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की तरह था। एक चलने लगा तो इलाके में कई और रेस्टोरेंट्स खुल गए। भोजपुरी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को पता चल गया कि उनकी मेन ऑडियंस वो नौजवान है जो अपने गांव को छोड़कर दूसरी स्टेट में काम कर रहा है। इसी वजह से वो ऐसी फिल्म्स बनाते जिससे ये ऑडियंस को वो फिल्म्स पसंद आए। रवि किशन ने कहा था कि हमारी कोर ऑडियंस की उम्र 10 से 35 साल है। वो गांव के खेत, गंगा जी, माँ का सिंदूर और जो हीरो जो अपने पिताजी के पैर छूता है उसको देखना चाहते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री ने यही किया, जिसकी वजह से पहली बार अब भोजपुरी फिल्म्स बिहार और उत्तर प्रदेश के बाहर रेगुलरली रिलीज हो रही थी, स्पेशली महाराष्ट्र और पंजाब में, जहाँ भोजपुरी स्पीकिंग ऑडियंस कई समय से काम कर रही थी। इस पीरियड के दौरान तो भोजपुरी सिनेमा हिंदी सिनेमा को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। 2007 की एक न्यूज रिपोर्ट ने दिखाया कि डिस्ट्रीब्यूटर संजय शर्मा ने कहा कि आमिर खान को छोड़ो, दूसरे मुंबई के सितारे भी भोजपुरी सिनेमा के साथ compete नहीं कर सकते। एग्जिबिटर्स मनोज तिवारी और रवि किशन की मूवी दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो इनसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और इसी के साथ भोजपुरी फिल्म्स हमारे देश की एक महान इंडस्ट्री बन गई। नहीं, कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। 21वीं सदी की सक्सेस के बाद भोजपुरी फिल्म्स के साथ वही प्रॉब्लम आई जो उनके साथ पहले हुआ था। सब लोग मानने लगे कि भोजपुरी फिल्म्स एक सुनहरी चिड़िया है। इसकी वजह से सभी प्रोड्यूसर्स एक भोजपुरी फिल्म रिलीज करना चाहते थे। दिल्ली में एक डिस्ट्रीब्यूटर संजय मेहता ने कहा कि हर हफ्ते एक नई फिल्म रिलीज होती, जिसका मतलब था ओवर प्रोडक्शन। अब ये प्रॉब्लम तो हिंदी फिल्म्स के साथ भी थी, पर भोजपुरी फिल्म्स में सारे ही प्रोड्यूसर्स एक तरीके की मूवीज बना रहे थे। जैसे ही भोजपुरी फिल्म्स की मार्केट और कंपेटिटिव होने लग गई, भोजपुरी प्रोड्यूसर्स अपना पैसा बचाने के लिए लो से लो क्वालिटी फिल्म रिलीज करने लग गए। प्रोड्यूसर्स ये भी स्टार्टिंग से जानते ही थे कि वो भोजपुरी ऑडियंस जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो उनकी फिल्म देखते ही नहीं है, इसलिए हाई क्वालिटी फिल्म्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। 1965 से ही जब पहली भोजपुरी फिल्म्स रिलीज होने लग गई थी, भोजपुरी इंडस्ट्री ये मान गई थी कि भोजपुरी एलीट उनकी फिल्म्स को नहीं देखेंगे जिस तरह बंगाली और मराठी एलीट अपनी भाषा की फिल्म देख रहे थे। 1965 के एक आर्टिकल ने दिखाया कि हम ये मानते कि भोजपुरी फिल्म्स को देखना बैकवर्डनेस का निशान है। जब तक बंगाली और मराठी लोगों की तरह हम अपनी मातृभाषा को प्यार नहीं करेंगे, तब तक भोजपुरी फिल्म्स फेमस नहीं होंगी। और आज तो ये समस्या और हो गई है। भोजपुरी फिल्म मेकर्स जानते हैं कि भोजपुरी की एलीट ऑडियंस हिंदी और वेस्टर्न फिल्म देखना पसंद करती है। इसके पीछे दो कारण है। पहली बात कि भोजपुरी ऑडियंस पर हिंदी थोप दी गई, जिसकी वजह से वो अपनी भोजपुरी लिटरेचर और कल्चर से दूर चले गए। ये मैंने एक पुराने वीडियो में बात भी करी थी कि बिहार की कई भाषाएं पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि लोगों पर हिंदी थोप दी गई है। दूसरा कारण था कि जैसी एलीट ऑडियंस दूर चली गई भोजपुरी सिनेमा से, वैसी प्रोड्यूसर्स बेकार और चीप सी फिल्म्स बनाने लग गए, जिसकी वजह से बस लो पेइंग ऑडियंस ही भोजपुरी सिनेमा को देखने लग गई। जिसकी वजह से अगर कोई प्रोड्यूसर अच्छी मूवी बनाना भी चाहता तो वो भी मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से भोजपुरी सिनेमा का एक परसेप्शन बन गया कि वो बहुत चीप फिल्म्स हैं। रंजन सिन्हा जो एक एजेंसी चलाते हैं जो भोजपुरी सुपरस्टार्स को प्रमोट करती हैं, वो कहते हैं कि भोजपुरी मूवी ऑडियंसेस मेनली वो लोग हैं जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते मल्टीप्लेक्सेस में। वो कहते हैं कि हमारी ऑडियंस रिक्शे वाले और माइग्रेंट लेबरर्स हैं इंडिया के दूसरे भागों में, जो हिंदी बी ग्रेड फिल्म्स की ऑडियंस है। मुद्दा ये है कि हमारे लोग अपनी मातृभाषा पसंद नहीं करते। इसी ऑडियंस के लिए भोजपुरी प्रोड्यूसर्स बी और सी ग्रेड कंटेंट बनाने लग गए। नितिन चंद्रा जो बिहार के एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि भोजपुरी प्रोड्यूसर्स ने हमारे सिनेमा और लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया बी और सी ग्रेड फिल्म्स की वजह से। इसी वजह से भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर्स हिंदी फिल्म के बी ग्रेड डायरेक्टर्स को इनवाइट करने लग गए ऐसी फिल्म्स भोजपुरी में बनाने के लिए।
इतना महिंद्रा का चेचिस लागत है रे। नीचे चुस्त ऊपर तंदुरुस्त लागत, ढोड़िया में से मूड़ी निकाल के देखा था मुंह। ऐसी चीप फिल्म्स एक और वजह से बनने लग गई, भोजपुरी गाने। अब कई समय से भोजपुरी म्यूजिक रूरल और रीजनल आइडेंटिटी के बारे में था, पर लेट 1990s के बाद कई म्यूजिकल आर्टिस्ट कमर्शियल सक्सेस को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग गए और ना कि आर्ट और कल्चर को, जिसकी वजह से वो बहुत भद्दे गाने बनाने लग गए। मार दिया रे। भोजपुरी फिल्म्स में भी गाने और डांस सीक्वेंसेस बहुत ही जरूरी हिस्सा होते थे। इनफैक्ट इस इंडस्ट्री में कई मेल स्टार्स जैसे मनोज तिवारी, पवन सिंह और निरहुआ भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स के तौर पे स्टार्ट हुए थे। इसी वजह से भोजपुरी फिल्म्स में भद्दे गाने डाले गए ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। कमरिया लॉलीपॉप लागेलू और पलंग से चर चर ऐसे गानों के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। आरती भट्टाचार्य जो भोजपुरी फिल्म्स की पहली महिला डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर्स 2 से 3 सेक्सुअली चार्ज सॉन्ग्स की मांग करते थे मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, और ऐसे गाने और मूवीज की वजह से ही भोजपुरी फिल्म्स का एक नेगेटिव परसेप्शन बन गया पूरे ही देश में। इसके अलावा ये इंडस्ट्री बहुत अनप्रोफेशनल भी थी। जैसे ये एक सीन एक भोजपुरी मूवी से जो 2013 में रिलीज हुई थी, और ये है एक सीन एक दूसरी मूवी से जो 2024 में रिलीज हुई थी। आप प्रोडक्शन क्वालिटी देख लीजिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, और ये चीज़ कई मूवीज़ में है। कैमरा वर्क हो, साउंड क्वालिटी या फिर विजुअल इफेक्ट्स, प्रोड्यूसर्स ने फिल्म टेक्निक में कुछ इन्वेस्टमेंट करी नहीं है। इनफैक्ट कई यूट्यूब वीडियोस की टेक्निकल क्वालिटी भोजपुरी फिल्म से बेटर होगी। जहाँ हिंदी फिल्म्स का बजट 20 से 50 करोड़ हो सकता है, भोजपुरी फिल्म का बस 60 से 70 लाख ही है। अब ऐसा नहीं है कि छोटे बजट से अच्छी मूवीज नहीं बन सकती, आप मराठी या फिर मलयालम फिल्म भी देख लो, पर भोजपुरी फिल्म्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर पैसा बस एक्टर को दे दिया जाता है। जैसे एक्टर पवन सिंह हर फिल्म के लिए 50 लाख रुपए मांगते हैं। अब अगर 60 से 80 लाख का फिल्म का बजट होगा तो दूसरी चीज़ों में क्या ही इन्वेस्टमेंट होगी। यही प्रॉब्लम हिंदी फिल्म्स में भी है, जिसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया था, जो आप इसके बाद देख लेना। तो प्रॉब्लम ये है कि एक भोजपुरी फिल्म की सक्सेस बस एक चीज़ पर निर्भर करती है कि मेल स्टार कौन सा है, क्योंकि इनमें से कई स्टार्स सिंगर के तौर पे स्टार्ट हुए थे। इस वजह से उन्होंने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे बना ली है, और फिल्म प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि अगर हमें ढंग का स्टार मिल गया तो हमें उनकी ऑडियंस भी मिल जाएगी। इसी वजह से एक फिल्म में बस एक आदमी की चलती है, मेल स्टार की। स्क्रीन राइटर मनोज पांडे कहते हैं कि आजकल सारे भोजपुरी राइटर्स मेनली हीरो की तारीफ करने में ही जुटे रहते हैं। उनके खुद के आइडियाज नहीं है, वो बस मेल स्टार की हाँ में हाँ ही भरते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो उनको फिल्म से निकाल दिया जाता है। इसलिए जो भी टैलेंटेड राइटर्स हैं वो तो इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना चाहते। इनफैक्ट मनोज पांडे कहते हैं कि 90% हिंदी फिल्म राइटर्स एक भोजपुरी बैकग्राउंड से ही आए हैं। वो हिंदी में बहुत अच्छी फिल्म लिख लेते हैं, पर भोजपुरी फिल्म नहीं लिखेंगे, इसके बावजूद कि भोजपुरी उनकी मातृभाषा है। राइटर्स और क्रू की कोई फिल्म एसोसिएशन भी नहीं है, इसलिए उनके बीच डर ही लगा रहता है। उनका मेन काम इसी वजह से बस हाँ में हाँ भरना ही है। जैसे हिंदी फिल्म राइटर्स के लिए एक स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है जो राइटर्स की देखभाल करती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, तो बस मेल स्टार की ही चलती है इंडस्ट्री में। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन फिल्म्स की मेन ऑडियंस बेसिकली रूरल ऑडियंस थी जो सिंगल स्क्रीन थिएटर देखने जाती थी। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स भी वो लोग थे जो बिहार और ईस्टर्न यूपी के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तक ऐसी मूवीज पहुंचा सकती थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से भोजपुरी फिल्म्स अपने इलाकों में तो जम गई, पर बाहर के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं। इसके अलावा कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स भी अब मल्टीप्लेक्सेस में तब्दील हो गए, जैसे पटना का मोना सिनेमा जो एक जमाने में कई भोजपुरी फिल्म दिखाता था, पर आज वो मल्टीप्लेक्स बन गया है जहाँ कोई भोजपुरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करता। और जो बिहार में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, उधर भी भोजपुरी फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। जैसे अभय सिन्हा जो भोजपुरी सिनेमा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो कहते हैं कि बड़े स्टार्स की मूवीज को भी कई लोग देखने नहीं आ रहे हैं। इसी वजह से अब कई भोजपुरी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली यूट्यूब पर मूवी रिलीज कर रहे हैं। अब इस चीज की वजह से भोजपुरी फिल्म्स ऑडियंस तक तो पहुंच जाती हैं, पर प्रोड्यूसर को ज्यादा पैसा नहीं मिलता।
इसकी वजह से बस वही फिल्म्स प्रोड्यूस हो रही हैं जिनका बजट बहुत ही छोटा है। पवन सिंह और केसरी लाल यादव की फिल्म्स भी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रही हैं। एक जमाना था जब भोजपुरी सिनेमा अपनी भोजपुरियत के लिए जाना जाता था, जहाँ भोजपुरी ट्रेडिशंस, लिटरेचर और म्यूजिक को दिखाया जाता था। पर अब भोजपुरी सिनेमा मानो बस चीप कंटेंट के लिए जाना जाता है। डॉक्टर शंकर प्रसाद, जो एक फिल्म क्रिटिक है, वो उल्टा कहते हैं कि अब भोजपुरी मूवीज में आपको कोई भोजपुरी दिखता ही नहीं है, आपको भीड़ और सीटियां जरूर सुनाई दे जाएंगी पर कुछ भोजपुरी नहीं दिखेगा। ऐसी मूवीज की वजह से कई नॉन बिहारीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट भी करने लग गए। 21वीं सदी आते आते कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भोजपुरी फिल्म्स को यूज किया एंटी बिहारी सेंटिमेंट स्प्रेड करने के लिए। महाराष्ट्र और पंजाब के कई मूवी थिएटर्स, चाहे थाने हो, नासिक हो या फिर लुधियाना में, जहाँ भोजपुरी फिल्म दिखाई जाती थी, उनको अटैक किया गया। राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्कर्स ने 2008 में कई भोजपुरी मूवी के प्रिंट्स को जला भी डाला। इनफैक्ट राज ठाकरे पॉपुलर इसी वजह से हुए थे कि मुंबई में अब मुंबई के बाहर के लोग यानी कि नॉर्थ इंडियंस आ गए। एक प्रोड्यूसर ने बताया कि अगर भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही होती है तो राज ठाकरे के पार्टी के वर्कर्स उधर आ जाते हैं। चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि हमें शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती है। ऐसे परसेप्शन की वजह से भोजपुरी लोग अपनी आइडेंटिटी जानबूझ के भूलने लग गए और जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी और वो अपनी आइडेंटिटी अपने पास रखते, उनका मजाक बना दिया जाता। तुम्हारे लिए तो नमस्ते भैया, कैसन बा, सब ठीक बा ना बिहार में? अब इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए कई लोगों को बदलाव लाना होगा, ऑडियंस, प्रोड्यूसर्स और सरकार। अगर हम ऑडियंस की बात करें तो उधर थोड़ी बहुत अवेयरनेस फैल रही है और लोग अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कई कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है जो अपनी आइडेंटिटी बहुत बखूबी यूज कर रहे हैं। मेरे टाइम में सच में अफसोस हुआ था कि दूसर की भी लड़की ही हो गई, लड़का नहीं हुआ। उसके बाद इतना ज्यादा गरीबी था कि तीसरा के बारे में सोचा ही नहीं ये लोग कि 2 ही लोग में पोसेंगे, कोई बात नहीं। थैंकफुली ये क्रिएटर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियंस डिमांड है, ये भी हमने देख ही लिया है। इनफैक्ट स्टेज जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हरियाणवी और राजस्थानी मूवीज ही दिखा रहे हैं, जो क्लियर सिग्नल है कि ऑडियंस लोकल कंटेंट देखना चाहती है। फिर आते हैं फिल्म इंडस्ट्री की बात। देखो, फिल्म इंडस्ट्री कोई NGO तो है नहीं, वो तो पैसे बनाने के लिए ही उधर है। जब तक उनको बड़ी ऑडियंस दिखेंगे नहीं, वो अच्छी फिल्म्स बनाएंगे नहीं। इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के जो दिग्गज लोग हैं, उनको पुश करनी चाहिए कोई अच्छी फिल्में, जैसे मनोज तिवारी और रवि किशन। रवि किशन ने एक बहुत अच्छी मूवी लापता लेडीज में एक्टिंग करी, जो देश भर बहुत पॉपुलर हुई। रवि किशन का रोल बहुत अच्छा लगा। अगर वो इसी तरीके की भोजपुरी फिल्म्स को प्रोड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली उनको ऑडियंस मिल सकती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है क्योंकि इसके बिना अच्छी फिल्म्स को कभी ऑडियंस मिलेगी नहीं। रिसेंटली एक भोजपुरी फिल्म देसवा, जो कई फिल्म फेस्टिवल्स में गई, उसको अपनी ऑडियंस मिली नहीं क्योंकि कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना था कि ये फिल्म पैसा ही नहीं कमाएगी। अगर रवि किशन जैसे लोग ऐसी फिल्म्स को पुश करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और फाइनली बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार केरला सरकार से एक बहुत सीख सकती है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करना चाहिए। केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक केरला स्टेट चलचित्र अकेडमी बनाई, जहाँ कई फिल्म मेकर्स, राइटर्स और एक्टर्स घुल मिलते हैं पॉलिसीज बनाने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। बिहार सरकार भी ऐसा ही कर सकती है। इसके साथ उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, चाहे वो टैक्स ब्रेक हो या फिर सब्सिडीज हो। बिहार सरकार एंटरटेनमेंट टैक्स कम कर सकती है और भोजपुरी फिल्म्स को प्रमोट कर सकती है ताकि वो फिल्म फेस्टिवल्स तक पहुंचे। ये चीजें करना बस फिल्म्स के बारे में ही नहीं है। यूट्यूब पर जब आमिर खान लापता लेडीज के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फिल्म्स देश का सोशल फैब्रिक बनाती है। So the creative community of any society actually builds the fabric of the society. अगर बिहार सरकार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और हमारी ऑडियंस भोजपुरी फिल्म्स को प्रमोट करेंगे तो भोजपुर का भी एक सोशल फैब्रिक बनेगा। अब अगर ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो देख लिया और इधर तक आ गए और अगर आपको वैल्यू मिले, एंटरटेन हुए आप, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। ए राजा लाइन पर आजा, रिक्शा वाला ए राजा लाइन पर आजा। रिक्शा वाला आई लव यू।